नमस्कार, टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं संभ्रांत मिश्रा। आज की चर्चा, आज का संवाद बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि सबकी नजरें, दुनिया भर के देशों की नजरें आज जिन चुनाव परिणामों पर टिकी थी उनके नतीजे लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग स्पष्ट हो चुका है कि अब वही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इन चुनाव परिणामों का भारत पर, पूरी दुनिया पर, कारोबार पर, जियोपॉलिटिक्स पर और भी तमाम सामाजिक पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी भी साथ में हैं। अब दोनों लोगों से हम चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे कि इन नतीजों को वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवधेश जी से। दीपावली की शाम डोनाल्ड ट्रंप एक लेटर जारी करते हैं भारतीय समाज के नाम, हिंदुओं के नाम, और एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो शायद भारत के हिंदुत्ववादी नेता नहीं करते हैं हिंदुओं के समर्थन पे। वो बांग्लादेश से लेके अमेरिका तक में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि समर्थन देंगे। उसके बाद उनकी ये जीत हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये एक जब ट्रंप 2020 में उनकी पराजय हुई थी, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था और 7 जनवरी 2021 को जब अमेरिकी संसद पर हमले हुए तो पूरे जो इकोसिस्टम है, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, अमेरिका में भी, दुनिया में भी, और जॉर्ज सोरोस जो है फोकस्ड, जो एक उस सिस्टम को कवच देने वाला, संसाधन देने वाली ताकतें हैं, तो उसने खलनायक भी बनाया। हालांकि सच यह है कि आज तक उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका प्रमाणित नहीं हो सकती, नहीं तो उनको सजा देके अभी तक चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया गया होता। तो जिस व्यक्ति को पूरा उस इकोसिस्टम ने लोकतंत्र विरोधी बताया, जिसको बताया कि इनके आने से जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, जिसको हिटलर का अवतार बताया, जिसका पूरा प्रचार जो भारत और अमेरिका में जो इस समय हो रहा है, दोनों में यही समानता थी, जिसको कहा गया कि भाई ये तो डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है इसका जीतना। अगर वो व्यक्ति पराजित होने के बाद दोबारा वापस आकर के और इस समय राष्ट्रपति बना है, तो यह अमेरिका के नहीं, विश्व इतिहास के लिए असाधारण घटना है, सामान्य घटना नहीं है। और अगर ये पूरा सिस्टम अगर मानवाधिकार की बात कर रहा है और बांग्लादेश पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ बांग्लादेश पर हो रहा है, तो केवल वहां ऐसा नहीं है कि जो ट्रंप वाद के समर्थक हैं और उनको ही, यहां तक कि डेमोक्रेट समर्थकों में भी, कि अगर हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं और बांग्लादेश में इस ढंग से सेना तक घुस के हिंदुओं पर अटैक कर रही है, उसको मार रही है, लोगों को खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं कि आप या तो हिंदू बनो या बांग्लादेश छोड़ दो। और जिस जॉर्जिया प्रांत से उनकी जीत हुई है, उस जॉर्जिया में दो डेमोक्रेट सांसदों ने तो, जो आरएसएस से जुड़ी हुई, आरएसएस वहां तो भारतीय हिंदू स्वयं सेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे 7 संगठनों के फाइनेंस की जांच शुरू कर दी थी, वहां से भी वो जीत गए हैं। तो उसको इशू उन्होंने बनाया कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसका परिणाम ये हुआ है कि जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है, जिसके विरुद्ध वो बोलते रहे हैं, तो वो केवल हिंदू का पक्ष होना, दुनिया में मानवाधिकारों की बात होना, और हिंदू केवल वहां जनसंख्या के आधार पर नहीं है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल के प्रमुख हैं वहां, जो हमारे भारत से गए हुए हिंदू लोग हैं, वह मल्टीनेशनल के प्रमुख हैं। और इस कारण आप देखे हैं कि दीपावली, जो आप बता रहे हैं कि दीपावली जो है वो तो एक अमेरिका में एक पर्व जैसा हो गया है, पहली बार कुछ राज्यों ने छुट्टी तक की घोषणा कर दी है। तो वो एक आने वाले समय के लिए संकेत है। पहला संकेत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के परिवर्तन को बाइडेन प्रशासन का योजना बताते हुए उसको दुनिया के लिए पेरिल बताया और साउथ एशिया को पेरिल में डाल दिया। और अमेरिका के हित में नहीं था कि वहां मुस्लिम फंडामेंटलिज्म इस प्रकार से जो है हावी हो जाए और चीन उसके माध्यम से करे, पाकिस्तान में मिलाने की बात होता रहे। तो वो आने वाले समय का संकेत है कि उस देश में अमेरिका अपनी सीमाएं जितनी होती है, कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को छोड़ करके एक्टिविज्म नहीं करेगा, लेकिन राष्ट्रीय हित के अनुकूल जो साउथ एशिया में उसके हित है, जो भारत के साथ उसके स्ट्रेटेजिक जो है, जो पार्टनरशिप है, उसका ध्यान रखते हुए, और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है
उसके परिवर्तन में डोनाल्ड ट्रंप निश्चित रूप से भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं यूनुस, जिनके बारे में जब वो बने थे तो मैंने टीवी पर जब कहा था कि ये तो छिपा हुआ जिहादी फंडामेंटलिज्म का एक चेहरा है, और इसको उसी इकोसिस्टम ने आगे बढ़ाया है जिसने वहां माइक्रो फाइनेंस के नाम पर हजारों लोगों की जमीनें हड़पी और जमाते इस्लामी को गांव गांव में पैठ करवाया था, यद्यपि 1971 में सपोर्ट किया था। तो अब आने वाले समय में वो देखना होगा, लेकिन हिंदुओं के लिए, भारत के लिए अनेक मायनों में उनकी जीत, और पूरी दुनिया भर में जो लोग वास्तविक लोकतंत्र के, जो लोग जो है सकारात्मक राष्ट्रवाद के, और जो अपने देश की, अपने यहाँ की सभ्यता संस्कृति को पल्लवित पुष्पित पुष्पित होते हुए विकास करना चाहते हैं, जो मतलब लादी गई लोकतंत्र, लादा गया मानवाधिकार, लादी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लादे गए धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है, क्योंकि दुनिया में इसके खिलाफ एक विद्रोह हो रहा है, उन सब के लिए ये खुशी का विषय है कि डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई रिवॉल्यूशनरी नहीं है, क्रांति। आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार, भारत को अपने इंटरेस्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की जो राष्ट्रीय नीति है, जो उनकी इंटरनेशनल पॉलिसी है, और हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, और हमारे जो अपनी इंटरनेशनल, जो भारत का अंतरराष्ट्रीय जो उसका लक्ष्य है, जो हम जैसी विश्व व्यवस्था देना चाहते हैं, उसमें हम उनके साथ कहां चल सकते हैं, यह हम पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और मैं जो कुछ आप प्रश्न कर रहे हैं, देखिए ये समय लोग माने या न माने, कई बार भारत अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए खड़ा होने की कोशिश बार बार किया है, और आत्मा इसका हिंदुत्व ही है, भारत की सभ्यता संस्कृति, ये इसका अध्यात्म जो है भारत का नवनीत है, मक्खन है, उसको पाने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन हम ही पीछे पड़ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप में है कि जो है वो बोलते हैं, उनको बीच की चीजें हमारे यहाँ हिंदुत्व का जो आप बात कर रहे थे, हिंदुत्व को मानने वाले भी जो नेता हैं, वो कई बार रक्षात्मक होकर के जो सच बोलना चाहिए उससे परहेज करते हैं। वो दोनों में एक डिफरेंसेस है। तो ये समय जो है, अगर देखा जाए दुनिया में, तो विश्व के इतिहास में ये हिंदू सभ्यता का समय है, और हिंदू सभ्यता का मतलब जो एक विश्व कल्याण के भाव से, तो डोनाल्ड ट्रंप की विजय में ये हमारा दायित्व है कि हम अपने अनुसार जो विश्व व्यवस्था हो, जो उस हिंदुत्व पर, उसके लिए उनका कहां उपयोग करेंगे, उसमें उनकी समस्या नहीं आएगी, हमको उसके हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे देश में एक पूरा इकोसिस्टम जो जॉर्ज सोरोस के विचार से पोषित, पल्लवित और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, वो इस समय पॉलिटिकल पार्टीज में है, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के साथ है। अच्छा, आपको सर लगता है कि ये जो डीप स्टेट या जो सोरोस गैंग है, इस पर भी कोई प्रभाव नजर आएगा? ये तिलमिलाए बैठे होंगे, या चीजें वैसी की वैसी चलती रहेंगी, या कुछ और नई लाइन आपको यहाँ पर देखने को लग रहा है कि मिलेगी? भाई, जो बिडेन को क्यों हटाया गया रेस से? आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने, डेमोक्रेट पार्टी में ऐसे लोग खड़े हो गए जो लोग, ये तो अब गया गया गया, उसके पैसे जैसे ही कमला हैरिस आई है, आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के को मिलने वाले चंदे में और चुनाव के लिए, और कमला हैरिस के चंदे में जमीन और आसमान का अंतर था। डोनाल्ड ट्रंप के पास उतने पैसे नहीं, वो बिलियनर हैं, लेकिन कमला हैरिस को आया, कहां से आया, कैसे बीच में से उस एक उम्मीदवार को हटाया गया? अमेरिका के इतिहास में कितनी बार हुआ था ये? जॉर्ज सोरोस, वो साउथ ईस्ट एशिया में उनकी भूमिका है, ब्रिटेन के चुनाव में भूमिका देखी गई है, भारत के चुनाव में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में बीजेपी का सपोर्टर बनते हुए बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों की इतनी बड़ी संख्या थी, नरेंद्र मोदी के और आरएसएस के खिलाफ। ये सब कहां से उत्पन्न हो गए थे? जो हमारे देश में, हमारे आपके प्रदीप कौशल जी के बहुत सारे साथी जो इस समय यूट्यूब चला रहे हैं, उनको करोड़ों में जो समर्थक मिल जा रहे हैं पूरी दुनिया भर से। हम चलाते हैं तो हमको 10-11 हजार मिलने में, जबकि मेरे को भी करोड़ों लोग भारत में जानने वाले हैं, भारत के बाहर जानने वाले हैं, नहीं मिलता है। वो सब कहां से हो रही है? जॉर्ज सोरोस की भूमिका बांग्लादेश के परिवर्तन में थी, वहां की जॉर्ज सोरोस की भूमिका पिछली बार जो श्रीलंका में हुआ उसमें थी, और जॉर्ज सोरोस की भूमिका वहां, और पूरा इकोसिस्टम है जिसमें वहां का मीडिया, वहां की ब्यूरोक्रेसी, पूरा थिंक टैंक। आपने देखा होगा कि जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बाच रूम था वहां से म्यूजिक बंद हो गया, तो वो उसको, उनके लिए तो समस्या है कि वो अपने हिसाब से जो विश्व व्यवस्था बनाना चाह रहे थे कोरोना के बाद, एक
वर्ल्ड ऑर्डर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक नई विश्व व्यवस्था देखेंगे कोरोना के बाद, तो उस पर बहुत बड़ा आघात है। एलन मस्क को लेकर के ये आगे बढ़े हैं। एलन मस्क जिस ढंग से साथ साथ चल रहे थे, कभी हुआ क्या भारत में तो कोई नेता किसी अरबपति को, किसी मीडिया टाइकून को साथ में ही नहीं खड़ा कराता है, वो तो लेकर चल रहे थे। तो ये एक प्रहार है और ये फाइट करेंगे। फेक न्यूज शब्दावली उन्होंने ही दी, मैं उससे सहमत नहीं था, लेकिन व्हाइट हाउस से पत्रकारों को गेट आउट करने वाला उस ढंग से, और सीएनएन को, न्यूयॉर्क टाइम्स को सीधा जो है इकोसिस्टम का पार्ट बताने वाला राष्ट्रपति जो है, वो ऐसे तो नहीं है कि भाई इतना लड़के जीत के आया है, वो सबसे फाइट करते हुए, इतना मुकदमा लड़ते हुए, और उसके लोगों को कहां कहां फंसाया गया, पूरी दुनिया में बनाया गया है। और उसने उस समय जब गए थे तो हार नहीं मानी थी 2020 में, आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, ट्रांसफर तो पावर हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई फिर से शुरू हुई है और अमेरिका के फ्यूचर और भविष्य की लड़ाई आगे जारी रहेगी। और वो आदमी लड़ते हुए आज वापस आ गया है, और पूरा इस दुनिया का जो माने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉबिस्ट, दुनिया में सोशल मीडिया के मालिक, इसी ट्विटर ने, इसी फेसबुक ने, इसी गूगल ने, इसी जो है आपको क्या बोलता यूट्यूब ने उस आदमी के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब ये है, तो ये तो पूरा प्रहार है जॉर्ज सोरोस जैसे विचारधारा जो पूरी दुनिया में चल रही है। अब देखिए राहुल गांधी जी जाते हैं तो फिर किससे किससे अगली बार मिलते हैं। इस बार तो वो मिल मिल के आ गए थे, जो हम लोगों ने यहाँ उठाया है। प्रदीप जी, आप इन नतीजों को किस तरह देखते हैं? एशिया की बात तो की कि एशिया में जो स्थितियां बनी, बांग्लादेश में जिस तरह की स्थितियां बनी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में खुलकर कहा। अमेरिका को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो लेफ्ट गैंग है वो एंटी हिंदू का एजेंडा चलाता है, उसको भी काउंटर किया जाएगा। मोदी के साथ में जो उनके रिश्ते हैं उसे एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। वो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आपको लगता है जो पड़ोस में अमेरिका के जो बिल्कुल साथ में लगा हुआ देश है कनाडा, वहां जिस तरह की स्थितियां बनी, आपको लगता है कि उनमें भी कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि सिर्फ इस्लामी कट्टरपंथियों से हिंदुओं को खतरा नहीं है, जो डायस्पोरा है। अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड, जो फाइव आइज कंट्रीज हैं, वहां पर भी कुछ अलगाववादी ताकतें हैं, खालिस्तान समर्थक हैं, जो लगातार भारतीयों को, भारतीय दूतावास को और हिंदुओं को निशाने पर ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में इन पर भी रोक लगेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, यह हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है, लेकिन हमें अतिरिक्त उत्साह में नहीं बहना चाहिए। हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना होगा। जहां तक पॉजिटिव्स का प्रश्न है, तो मैं खालिस्तान वाले विषय पे भी आऊंगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जहां तक यूक्रेन का संबंध है, वहां लगता है कि अब हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि युद्ध विराम संभव हो सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा भी कि मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, तो उनका फोकस जो है वो पॉजिटिव्स की तरफ रहेगा, व्यापार पर रहेगा, वो उद्योग पे रहेगा। इन चीजों की तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अति रुझान रहेगा। अब जहां तक बात है खालिस्तान की, मुझे ऐसे लगता है कि जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनमें एक विशिष्ट गर्माहट है। तो वो तो परिलक्षित होगी हमारे सारी समस्याओं को लेकर के। लेकिन जहां तक खालिस्तान वाले विषय का संबंध है, डोनाल्ड ट्रंप चाहे या ना चाहे, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं ये CIA के होते हैं। तो राष्ट्रपति पूरी तरीके से इनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। व्यावहारिक तौर पर ये हो सकता है कि फोकस कम हो जाए थोड़ा, या उसके ऊपर ज्यादा खुले में ना बोला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो लॉन्ग टर्म एसेट CIA ने अपने तैयार किए हैं खालिस्तानियों की शक्ल में, ये इस प्रकार से इनको वो खुला छोड़ देगा अपने हाल के ऊपर, ऐसा मुझे नहीं लगता। जहां तक कनाडा का प्रश्न है, हमें सामने तो दिखाई देते हैं ट्रूडो, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये केवल ट्रूडो का व्यक्तिगत प्रोजेक्ट नहीं है। ट्रूडो अकेला विलेन नहीं है। ट्रूडो में इतना साहस नहीं हो सकता कि वो अपने आप से चलकर भारत को इस तरीके की चुनौती जो है वो रोजमर्रा में भी आपको आकर के दे। ट्रूडो के पीछे
बहुत शक्तिशाली जो संस्थाएं हैं वो हैं। ये यूएस की डीप स्टेट का प्रोजेक्ट है, भारत को कमजोर करने के लिए, भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए, ताकि भारत उनकी नीतियों का अनुसरण करे। डीप स्टेट को ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, यूएस एस्टेब्लिशमेंट को ये स्वीकार्य नहीं है कि अगर वो कहते हैं कि आप रूस से पेट्रोल लेना बंद कीजिए, तो आप रूस के साथ न केवल पेट्रोल लेना रूस से जारी रखते हैं, बल्कि आप ट्रेड और बढ़ाते हैं। आप उनकी नीतियों का अनुसरण नहीं करते, इसका दंड वो आपको और जगह डिस्टर्बेंस करके देंगे। इस समय हमारे भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सीआईए और जो अन्य एजेंसियां हैं, डीप स्टेट है, इनके 3 प्रोजेक्ट हैं। एक खालिस्तान इनका प्रोजेक्ट है, दूसरा उत्तर पूर्व के क्षेत्र के अंदर एक क्रिश्चियन देश स्थापित करने का पूरा प्रोजेक्ट इनका है। मणिपुर के अंदर जो हिंसा है, मणिपुर के अंदर जो अशांति है, वो उसके पीछे यही है। हमने मिजोरम के मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट है अमेरिका में, हमने वो देखी। तो एक प्रोजेक्ट वो है जो बांग्लादेश और बर्मा से कुछ हिस्से निकाल करके और एक स्वतंत्र देश जो है वो उत्तर पूर्व में उसका निर्माण किया जाए। और तीसरा इनका प्रोजेक्ट हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में है, ताकि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके, हिंदुओं का दमन करके, भारत का पूरा ध्यान जो है वो अपनी उन्नति से हटा करके इनकी तरफ लगाना पड़े। अब जब भी हम इनका कहना नहीं मानेंगे, इनके कहे के अनुसार नहीं चलेंगे, ये इन तीनों जगह पे, ये 3 ट्रबल स्पॉट्स जो हैं, वहां हमारे लिए दिक्कत पैदा करने का प्रयास जारी रखेंगे। जहां तक ट्रंप के आने का प्रश्न है, उसके कारण इसमें थोड़ी आपको देखने में कमी दिखाई देगी, लेकिन ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स में जो यूएस के एसेट्स हैं, यूएस उनका उपयोग जारी रखेगा। मुझे नहीं लगता उसमें कहीं कोई वो ढिलाई बरते कि छोड़ दे इन सबको। हाँ, ये हो सकता है कि आपको डेली बेसिस पे उतना ज्यादा कोरापन, उस तरीके का घटियापन दिखाई नहीं दे जो अभी हाल में नजर आ रहा था, लेकिन समस्याएं रहेंगी। जी अवधेश, आपको लगता है कि डीप स्टेट वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ शक्ल बदल जाएगी? और फिर भारतीयों के पास खुश होने की वजह क्या है? शेयर मार्केट तो बहुत खुश है। नहीं, ऐसा है कि कई बार जब हम एकदम ट्रेडिशनल ढांचे में विचार करते हैं ना, तो लगता है प्रदीप जी की बात से, ज्यादातर बात से सहमति होती है। लेकिन बांग्लादेश जिस दिशा में गया है वो अमेरिका के इंटरेस्ट के विरुद्ध हो गया। वहां चीन की भूमिका बढ़ गई है और उसको पाकिस्तान में मिलाने की बात हो रही है। और अमेरिका को भी, अमेरिका के सीआईए का एक पूरा फेल्योर है, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं था कि जो कुछ परिवर्तन हम करा रहे हैं, यूनुस का कोई वहां हैसियत नहीं रहेगी और इस ढंग से जमाते इस्लामी और पाकिस्तान समर्थक वहां इतने हावी हो जाएंगे। तो ये वहां के चुनाव में एक मुद्दा भी था, छोटा सा। ये नहीं था कि मुद्दा नहीं था। स्वयं बाइडेन प्रशासन के अंदर इस पर मतभेद उभरने लगे थे, स्वयं वहां के बाकी चीजों में मतभेद उभरने लगे थे। इसलिए बांग्लादेश को लेकर मेरा मानना है कि आने वाले समय में धीरे धीरे एक बेसिक चेंज अमेरिका की पॉलिसी में आएगा। उसको बचाने की कोशिश होगी कि कम से कम ये पाकिस्तान न बने, कम इस प्रकार से जो है ये जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं इतने हावी न रहें। और मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में अगर यूनुस बाबू को वहां से जाना पड़े तो मुझे हैरत नहीं होगी। वो बिल्कुल अमेरिका के इंटरेस्ट के विरुद्ध गया है। एक तो पहली बात यह है। दूसरा है कि हमारे जो अपनी डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी लंबे समय बाद भारत को मिली है, जो बिल्कुल मान के चलता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचता है, प्रैक्टिकल कदम उठाता है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात रखने में, उस पर कदम उठाने में, उसके लिए दबाव को नकारने में, और उसके लिए अगर थोड़ी क्षति भी उठानी पड़ रही है द्विपक्षीय संबंधों में, तो वहां तक की तैयारी इसकी है। तो वो उस सीमा तक लोग मान के चल रहे हैं कि ट्रेड के मामले पर क्या पॉलिसी रही है उनकी। और उन्होंने भारत को कहा भी था कि भारत बहुत टैक्स लेता है, लेकिन कहने के बावजूद कोई ट्रेड वार नहीं हुआ था उनके यार में। देखो,
ये कहा उन्होंने अवश्य था, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो भाई। 120 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड है, दुनिया में सबसे ज्यादा, चीन से भी थोड़ा ज्यादा है। भारत उस व्यापार से लाभ के हिस्से में है। और अमेरिका में ये तो आवाज उठ रही थी कि जापान हमारी बदौलत जो है आर्थिक महाशक्ति बन गया था। साउथ ईस्ट एशिया हमारे यहाँ बाजार खोल खोल करके हमारे पैसे से बन गया। अब चीन में हमारे कारण वो बन रहा है, भारत भी हमारे कारण ही अगर बन जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो ये तो आवाज उठेगी ना भाई। आवाज उठती है तो उसके हिसाब से चलता है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा थी। मतलब अमेरिकन इकोनॉमी इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था। लोगों का रोजगार मुद्दे थे, महंगाई मुद्दे थे। आप समझिए 8 से 10 डॉलर हमारे यहाँ टमाटर की हो रही है कि भैया ये तो 100 रुपये हो गया। अब 8 से 10 डॉलर में 1 किलो टमाटर मिल रहा है, कोई बता रहा था। अब सोचो क्या स्थिति वहां होगी। लोग बता रहे थे। तो एक बड़े इश्यूज है। मूल बात देखिए, आपका जो अलग अलग खंड खंड करके प्रश्न करते हैं ना, फिर उसमें समस्या आती है। आपको ओवरऑल इंटेग्रिटी में देखनी पड़ेगी कि ये विजय अमेरिका के किस कलेक्टिव साइकोलॉजी को दर्शाता है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या इशू उठाए और क्या उनके खिलाफ हुआ, सोशल मीडिया पर वहां के लोगों ने, दुनिया ने कैसे उठाए। पूरे यूरोप जो है क्यों चाहता था कि जो वेस्टर्न यूरोप है, अभी ईस्टर्न यूरोप का कुछ पार्ट, की कमला हैरिस जीते। तो वो उस पूरे में मिला के देखेंगे तो चलेगा भाई। कोई भी सरकार रही है, खालिस्तान मूवमेंट का एक बड़ा केंद्र अमेरिका भी था, उसके बाद कनाडा था, ब्रिटेन रहा है। लेकिन उसी ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकवादी वहां के हॉस्पिटल में मारा जाता है और अभी तक उसके कारण का पता नहीं चलता है। जो आदमी वहां हाई कमीशन पर तिरंगा झंडा फहराने गया तो उसका पता नहीं चला। कम से कम ये स्थिति तो नहीं होगी कि हमारे गुप्ता जी जो वहां पहुंच गए थे मारने या मरवाने उसको, क्या पन्नू। हाँ, तो उसके लिए इतना बड़ा इशू जो है, जो बाइडेन प्रशासन ने दुनिया भर में भारत को नंगा करने के लिए जो कुछ किया, और भारत मुकाबला कर रहा है, थोड़े बहुत कोई जाएगा तो इतना ज्यादा तो नहीं होगा। अब ये तो मैं नहीं मानता हूं कि एकदम से जो है वो वहां से जो लोग अभी तक एक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे जो है कॉन्सुलेट में आके वो नेहरू जी की मूर्तियां तोड़ देंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, और घुस के गांधी जी की प्रतिमा को तोड़ देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। इतना तो नहीं होगा, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और उस पर थोड़ी सी जो है पॉलिसी जरूर बदलेगी, पूरी तरह भले नहीं बदले। दूसरा, जो जहां तक ट्रूडो का प्रश्न है, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब भी ट्रूडो की यही नीति थी। 2018 में वो भारत में आए थे, उनको भारत ने वैल्यू नहीं दिया, घूमते रहे। प्रधानमंत्री ने बाद में एक उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बातचीत हो गई, और वो भारत में अपना रहे, 3 या 4 दिन रहे थे, घूम के चले गए बेचारे। तो उनके साथ वो शुरू से ये स्थिति रही है, और ये अब वहां इशू बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में हिंदुओं के मंदिर के अटैक का इशू उठाया है, कोई बांग्लादेश अकेले थोड़े उठाया है, उन्होंने वहां के इशू को उठाया। तो जब इशू को उठाया है तो वो थोड़े कि वो पीछे, उनके सलाहकार जो लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे। भारत इस समय एक बड़ी शक्ति है। भारत ने यूनाइटेड नेशन के पैरेलल जो दुनिया में अनेक संगठन खड़े हुए, यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता उस रूप में नहीं है। भारत ने दुनिया में सोलर अलायंस खड़ा किया है, 103 या 4 देश, उसका केंद्र भारत में है। भारत ने जो है अफ्रीकी देशों के सारे का सम्मेलन यहाँ बुलाया है, और भारत की वहां भूमिका भी है। तो अब ऐसे थोड़े है कि भारत को नजरअंदाज करके और सीआईए वैसे करती रहेगी और करती रहेगी। तो हम देखेंगे। इस समय कम से कम बाइडेन प्रशासन अपने राष्ट्रीय हित के मद्देनजर भारत से संबंध बनाए रखता था, लेकिन उसको नरेंद्र मोदी सरकार वो उसको स्वीकार नहीं था दिल से। और भारत स्वयं उठ के खड़ा हो जाए और साहस के साथ अपनी बात रखे, दुनिया में उसकी चले, एक आर्थिक महाशक्ति बने, रक्षा के क्षेत्र में ये स्वावलंबी बने, ये तो बाइडेन प्रशासन नहीं चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल में एशिया पैसिफिक को, आपको याद होगा, इंडो पैसिफिक नाम दिलवाया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भारत उस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र का महाशक्ति भारत है, भूमिका निभाएगी, हिंद प्रशांत नाम दिया। उसने नाटो के जैसे दर्जा हमारे देश को दिया, जो उनके साथ लॉजिस्टिक, जो हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट कोऑपरेशन हुए, उसमें लॉजिस्टिक, मतलब अब जाके हम उनके हवाई अड्डों में बैठ सकते हैं, हमारे यहाँ वो बैठ सकते हैं, हमारे सैनिक उतर सकते हैं, वहां सामान भर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बढ़ी है उन्हीं के शासन काल में, वो इसमें हटा नहीं है, लेकिन उस रूप में नहीं रहा। तो ये तो मैं उस रूप में नहीं मानूंगा कि सीआईए की बिल्कुल 100% चलेगी। सीआईए बांग्लादेश में पूरी तरह फेल साबित हुआ है, अमेरिका के अंदर ही ये बात उठ रही है। तो इस पॉलिसी को कैसे ठीक करें, ये करने की कोशिश होगी,
कि धीरे धीरे, क्योंकि बांग्लादेश की जो हालत हो गई है, अब एकाएक वहां चीजों को रिटर्न करना वो नियंत्रण से बाहर जा चुका है, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो थोड़ा कठिन परिस्थिति होगी, लेकिन बांग्लादेश जो है अफगानिस्तान बन जाए लंबे समय तक, ये तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा, तो इसलिए उस दिशा में बात होगी। जो सेकंड बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पीस विद स्ट्रेंथ, ये नहीं है कि हम इराक से भाग चलो, यहां से उठो और भागो, ये नहीं है कि यहां से, और सीआईए के लोग क्या कह रहे थे कि भागो यहां से जो है अफगानिस्तान से, इस तरह से कि अपना सारा, आप देखिए उन्हीं के हथियार से, और उसका जो तालिबान जो अपना पैरेड वगैरह करता है, वो जो पैरेड होता है, उन्हीं का टैंक, उन्हीं का हथियार, उन्हीं के सब कुछ रखे हुए, उनका जहाज तक वहां पड़ा हुआ है, और वो छोड़ के चला गया। ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप स्टेन से बात करेंगे, उन्होंने नई अमेरिका की बात की है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक नई विश्व व्यवस्था की बात हो रही है, अभी रूस और यूक्रेन पर पॉलिसी तो निश्चित रूप से अलग होगी, और ये इस तरह से तो नहीं चल सकती है, और युद्ध विराम होता है नहीं होता है, समय लगता है, लेकिन वो रूस भी चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि अगर जो जो वेव लेंथ जिस ढंग से ट्रंप के साथ मिलेगा, वो जो बाइडेन के साथ नहीं मिल पा रहा था, कमला हैरिस के साथ नहीं मिल पा रहा था हमारे देश का, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये तो स्वार्थी देश है, भारत को तो स्वार्थी कहा था ना, कि ये तो एक सेल्फिश कंट्री है, और अपने स्वार्थ के लिए जो है इंटरनेशनल जो जो आवश्यकता है उसमें भूमिका नहीं निभाता है, रूस के साथ किए हुए, ईरान के साथ करता है, भारत के बारे में तो स्पष्ट बयान दिया था। तो अगर दोनों के हो गया, तो जेलेंस्की से प्राइम मिनिस्टर मिल के प्रधानमंत्री की मुलाकात जो हो सकती है, 4 मुलाकात हुई है, वहां जाके आए हैं। पुतिन ने कहा है कि भारत जो है इसमें भूमिका निभा सकता है, तो अगर भारत और डोनाल्ड ट्रंप दोनों, अमेरिका इस नाते में मिल के करता है, तो ये केवल वहां का युद्ध खड़ा नहीं होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके बाद भारत की भूमिका दुनिया में कैसी हो जाएगी, भारत की महत्ता कैसे बढ़ेगी, और उसके आधार पर जो आम भारतवंशी अमेरिका में है, दुनिया में जो 3-3.5 करोड़ हैं, वो कितनी प्रभावी भूमिका निभाने की हालत में आएंगे, ये देखिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि जिस तरीके से बीते कुछ वक्त में रूस और यूक्रेन को लेकर जिस तरीके से भारत का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से भी मिलते हैं जाके, और जेलेंस्की से भी उनकी लगातार बात होती है, और दोनों देश इस चीज को लेकर आशान्वित हैं कि युद्ध खत्म हो, भारत की भूमिका हो सकती है। तो अब जब ट्रंप प्रशासन सत्ता में आ गया है और उसकी नीतियां क्या रहती हैं, तो ये एक आपने बहुत दिलचस्प इशारा किया है कि ये एक, अगर भारत की वहां पर भूमिका रहती है, चूंकि राष्ट्रपति पुतिन के करीब हैं, और अगर ट्रंप ऐसा चाहते हैं जैसा आपने कहा कि उनकी भूमिका, वो उनकी नीति अलग रह सकती है यूक्रेन और रूस को के युद्ध को लेकर। इसी चीज को लेकर अगर देखें सर, तो बीते 4 सालों में जो भारत की पॉलिसी रही है, खासकर जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, और जब से मिडिल ईस्ट में या पश्चिमी एशिया में इस तरह से तनाव की स्थिति है, तलवार के धार जैसी स्थिति रही है, और भारत ने अपनी विदेश नीति को बहुत अच्छे से निभाया है, ये हर कोई मानता है। रूस से भी संबंध बना के रखे हैं, ईरान से भी संबंध बना के रखे हैं, और अमेरिका के साथ में ड्रील तो चल ही रही है। तो आपको लगता है कि अब इसमें थोड़ा सा कुछ सहूलियत देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रंप का ईरान को लेके रुख भी अलग रहा है, इसराइल को लेके रुख भी अलग रहा है, और रूस और यूक्रेन की बात तो आपने की ही है। प्रदीप जी बोलेंगे ना? जी प्रदीप जी। अच्छा, मैंने सोचा अवधेश जी को आपने प्रश्न किया है। अच्छा, इतना लंबा बोल चुका हूँ मैं। देखिए, एक तो अवधेश जी ने मुद्दा जो है वो काफी विस्तार से बांग्लादेश का चुका, तो मैं उसमें कुछ बात उसमें जोड़ना चाह रहा था, तो पहले उससे शुरू करता हूँ। जहां तक बांग्लादेश का प्रश्न है, वो ईस्ट पाकिस्तान बनाने का प्रयास है। देखिए, ये सीआईए का प्रोजेक्ट था, सीआईए ने उसमें से कुछ काम जो है वो आउटसोर्स कर दिया था पाकिस्तान की आईएसआई को। अब आईएसआई के पास जो एसेट है वो जमाते इस्लामी है, ये वो लोग हैं जो उर्दू भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं, जो बिहार से उस समय ईस्ट पाकिस्तान में गए थे, और उनकी भूमिका जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता का युद्ध चल रहा था 1970-71 के अंदर, उस समय उस पूरे वर्ग की जो भूमिका थी वो सारी की सारी पाकिस्तान के पक्ष में, पाकिस्तानी सेना के पक्ष में रहने की थी। उन्होंने भी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हिंदुओं पर काफी ज्यादा जुल्म किया था। तो एक लंबा इतिहास है
जमात इस्लामी उन्हीं का पॉलिटिकल विंग है। उन्होंने आउटसोर्स कर दिया आईएसआई को। सीआईए ने ये प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा उन्होंने उसका उपयोग कर लिया जमाते इस्लामी का। लेकिन अपने आप से पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान तो बलूचिस्तान को साथ रख पाए, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को अंदर शांति रख पाए, या पाकिस्तान जो अफगान मुजाहिद हैं जो उनके साथ नहीं है, उनके विरुद्ध है, उनकी जो हिंसा है उस पर नियंत्रण कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश उनके बूते से बाहर है। बांग्लादेश को तैयार कर रही है आईएसआई कालांतर में हमारी छाती के ऊपर बैठ करके उत्तर पूर्व के अंदर जो कुकी लैंड बनाने की इनकी दीर्घकालीन योजना है उसको पोषित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाने के लिए। लेकिन ट्रंप के आने के बाद संभव मैं मानता हूं कि उसके अंदर शायद उतनी गति नहीं रहे, उस प्रोजेक्ट को उतना ज्यादा पुश ना किया जाए। लेकिन हमें बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है। जहां तक बांग्लादेश का प्रश्न है, वो पाकिस्तान तो उसका छोटा सा कलपुर्जा है। योजना पूरी की पूरी सीआईए की है। आखिरकार भारत को तरक्की करते हुए, उन्नति करते हुए, समृद्ध होते हुए किसी भी दूसरे देश को सुहाएगा नहीं। ऊपर की जो दोस्ती की बातें होती हैं वो अलग होती हैं, जो रियल पॉलिटिक है वो बिल्कुल अलग है। अब अमेरिका तो वैसे भी बहुत होशियार हो गया चाइना के अनुभव के बाद। इस चाइना को उन्नति करने के लिए अमेरिका ने ही सहायता की थी, जो आज वो परेशान है कि वही चाइना उनसे तो होड़ लेने के चक्कर में है। वो नहीं चाहेगा कि किसी भी स्थिति में भारत इतना शक्तिशाली हो जाए कि भारत भी एक चुनौती कालांतर में बन सके उनके लिए। अब जहां तक बात है विश्व के अंदर शांति की, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि ट्रंप चाहेंगे कि अमेरिका यूक्रेन के युद्ध से बाहर निकल आए। उसके लिए उन्हें भारत की जो गुडविल है रशिया के अंदर और भारत का के लिए जो सौहार्द सीमित से उतना नहीं जितना रूस के अंदर है, वो यूक्रेन में भी है। तो उसका इस्तेमाल करके एक और प्रभावी भूमिका भारत को दे और वहां शांति स्थापित करने का प्रयास करे। लेकिन अमेरिका जो है उसके दीर्घकालीन हित जो है वो इस बात से ज्यादा मजबूत नहीं होते कि भारत और चीन के अंदर जो तनाव कम हो रहा है, सीमा विवाद को लेकर के जिस प्रकार का एक सीमित समझौता, एक सीमित समझ बनी है आपस में रूस के इंटरवेंशन के साथ, वो अमेरिका के अपने हितों के अनुरूप नहीं है। वो तैयार कर रहे थे इंडो पैसिफिक के लिए भारत को तो एक काउंटर सेंटर के तौर पे। लेकिन अब जब चीन और भारत के अंदर आपस में सीमा विवाद सुलझता दिखाई दे रहा है, तो इससे सीधा साधा आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में और चीन में सैन्य टकराव की संभावना जो है वो काफी उससे कम होती है। जो अमेरिका को सूट नहीं करता वो तो ये चाहेंगे कि हम और चीन आपस में एक दूसरे के निकट नहीं रहें, हमारे जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण ना रहें, यही ठीक रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप की जीत की बात है, हमारे लिए ये सुखद समाचार है, ये स्वागत योग्य समाचार है। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि ट्रंप भारत के प्रधान राष्ट्रपति नहीं बने हैं, वो बीजेपी की टिकट पे जीत करके नहीं आए हैं। जहां तक हिंदुओं के पक्ष में बोलने की बात है, हमें ये तो देखना चाहिए कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर अत्याचार तो अगस्त में शुरू हो गए थे, तो ट्रंप अभी क्यों सोए जागे? ये उनकी जो चुनावी रणनीति थी, ये उसका हिस्सा था कि अंतिम चरण के आते आते हिंदुओं का वोट भी अपने साथ जोड़ लिया जाए, इसलिए ट्रंप बोले हैं। मेरा ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि उनका दृष्टिकोण हिंदुओं के विरुद्ध होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि उनकी जो प्राथमिकता हिंदू हम मान करके चल रहे हैं होगी, वो प्राथमिकता मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है वो अपने कारण से हिंदुओं के पक्ष में बोले हैं। उन्हें अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता होती, उनके लिए कोई संवेदनशीलता होती,
तो वो आज से 2 महीने पहले बोलते, तब तो नहीं बोले। तो इसलिए हमें इसको भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि डाइल्यूटेड तरीके से ही ग्रहण करना चाहिए। हमें बहुत अधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए। हमारी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, हमारी शक्ति अपनी जो है वो काम में आएगी। हाँ, ट्रंप के रहते हुए हमें बल्कि सजग होना पड़ेगा। जहां तक हमारा ट्रेड का प्रश्न है, व्यापार का प्रश्न है, तो ऐसा मान लिया जाए कि ट्रंप की भूमिका बहुत ज्यादा उसमें प्रोएक्टिव होगी। वो चाहेंगे कि भारत के अंदर जो अमेरिकन कंपनियां हैं उनका आयात हम बढ़ाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी दिशा में मैं कहना चाहूंगा, इलॉन मस्क जो जिनकी बड़ी अग्रणी भूमिका है राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव के अंदर, जिनके माध्यम से, जिनके एक्स प्लेटफॉर्म के सहायता से ट्रंप सोशल मीडिया के ऊपर अपने विरोधियों को काउंटर कर पाए हैं, उनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी इंडिया के टेलीकॉम सेंटर में घुसने की है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप का जो प्रवेश है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो सुरक्षा की दृष्टि से, विशेषकर व्यापारिक दृष्टि से तो एक तरफ, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे हितों के कितना अनुरूप है, कितना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप अगर आग्रह पूर्वक हमें ये कहें कि आप इस प्रकार की भूमिका टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ट्रंप उनको दें, इलॉन मस्क को, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस दिशा में हमें बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है और उस दिन के लिए हमें अपनी तैयारी की भी आवश्यकता है कि हमारे संबंध भी अच्छे बने रहे, लेकिन हम अपने जो सुरक्षा से जुड़े हित हैं उनके ऊपर कोई समझौता भी नहीं करें। जी अवधेश जी, प्रदीप सर की बातों का जो लबो-लुबाब नजर आता है, सार नजर आता है, तो कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ भारत में लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, और वो बेगानी शादी वाला जो मुहावरा है कुछ वैसा ही कहने का प्रयास है कि हिंदुत्व को एक वोट बैंक के तौर पर देखने की कोशिश की गई है। हिंदुत्व को एक वोट बैंक के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको उस तरीके से लिया है। लेकिन क्या ये बड़ी बात नहीं है कि हिंदुत्व का ब्लॉक इतना मजबूत हुआ है विगत कुछ दिनों में, कि अगर आप ब्रिटेन के चुनावों को देखिए तो वहां चाहे कंजर्वेटिव पार्टी रही हो, चाहे लेबर पार्टी रही हो, मंदिर भी गए हैं, बकायदा अपील भी की गई है, और अमेरिका में भी इस तरह की स्थितियां नजर आई हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये संगठित होने की शक्ति है? क्या अब ये इंडिया की जो लॉबी है, खास तौर पर हिंदुओं की, अमेरिका में और अधिक बलशाली स्थिति में होगी? और अमेरिका फर्स्ट जो इनकी पॉलिसी है ट्रंप की, और इंडिया फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी है, इनके बीच में कोई टकराव तो नहीं होगा? दोनों साथ में किस तरह चलेंगे? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। व्यापार कारोबार तो भारत में लोग बहुत नहीं समझते, उनको लगता है सुरक्षा जरूरी है, संस्कृति जरूरी है, और पहचान, अस्तित्व ये बने रहना जरूरी है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की इसको लेकर, मुझे लगता है भारत में बहुत भरोसा लोगों को मिला, उनको एक संबल भी मिला कि चलो दुनिया में कोई एक ऐसा नेता है जो ऐसी बात करता है, हिंदुओं को लेकर बात करता है। वो ये मान्यता है कि हिंदू फोबिया भी एक वर्ड है, एक चीज है, और उससे लड़ने की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं, या वाकई में इस पर कुछ काम भी किया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब केवल डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हम हिंदू और हिंदुत्व के दुनिया में इस समय हिंदुओं की स्थिति और बाकी चर्चा करेंगे तो फिर तो लगेगा कुछ ज्यादा हम बोल रहे हैं। जो जिसके अनुसार वो बात कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी बात में कहा है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट, इसके जो अंतरराष्ट्रीय भूमिका हो सकती है, जो हमारे विश्व नीति के लक्ष्य हैं, विदेश नीति के लक्ष्य हैं, और अमेरिका के जो अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति के लक्ष्य हैं डोनाल्ड ट्रंप की दृष्टि से, उसमें अमेरिका का हित है। इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए ही विचार करेंगे और चलेंगे आगे। और भारत इस समय उस दृष्टि से व्यावहारिकता लाए, तभी तो इतनी दिक्कत भी आ रही है और साथ भी दे रहा है। हम बिल्कुल 100% उत्साहित है, क्योंकि केवल सुखद नहीं है। अमेरिकी चुनाव परिणाम भारत की दृष्टि से, हिंदुओं की दृष्टि से, हिंदू का मतलब कोई एंटी मुसलमान नहीं है,
बिल्कुल। जिस प्रकार से हम एक चाहते हैं कि एक सर्वधर्म समभाव का वातावरण दुनिया में बने, भारत में भी बने, उस दृष्टि से डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर विजय कुछ हो ही नहीं सकता है अमेरिकी चुनाव परिणाम में। इससे बढ़िया परिणाम कुछ हो ही नहीं सकता, हम ला ही नहीं सकते हैं आज के अमेरिका में। और सीनेट में भी उनको बहुमत मिल गया है। तो जो कुछ अधिकतम हमारे हित में हो सकता है, जो कुछ अधिकतम इस समुदाय के लिए हो सकता है, दक्षिण एशिया में हो सकता है, हो सकता है, वो अभी तक के अमेरिकी इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप के काल में ही संभव है। उसका यह अर्थ नहीं है कि हम लोग मान के चलेंगे, हमारा झंडा उठा के चलेंगे। उन्होंने अमेरिका दिया है। हमने शुरू में कहा इकोनॉमी बड़ा मुद्दा है, वहां रोजगार बड़ा मुद्दा है। अभी तो देखिए ना, वो जांच होने वाली है कि भैया ये सब कहां कहां से फंसाया है, उस सीआईए के आदमी सब भी जेल उल में जाएगा। अभी प्रदीप जी जरा पुराने उस पर बोले, जिस ढंग से हिंदुत्व की बात बाद में की है, लेकिन बांग्लादेश पॉलिसी की डोनाल्ड ट्रंप ने जितना बीटर माने तीखे शब्दों में आलोचना की है, वो ये तो नहीं हो सकता है कि आलोचना के बाद वो कहेंगे नहीं ठीक है ऐसे चलने दो। ऐसे नहीं लगता है। पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने संबंध ठीक करने हैं आगे भविष्य की दृष्टि से, लेकिन वो सब चीजें हैं। और इस समय का भाई विवेक रामास्वामी वहां राष्ट्रपति के दौर में थे, उन्होंने वहां के फैमिली वैल्यू सिस्टम उठाया। वहां के ये जो अभी जो वहां फैमिली वैल्यू सिस्टम उठा है कि एक लड़का स्कूल में चला गया तो लड़की या लड़का रहेगा, वो तय कर दो। अभी जो ऐसा बना रहे थे, पूरा पूरा अजीब टाइप से फैमिली सिस्टम को टूट कर रहे थे, वो उसके विरुद्ध जो आवाज उठी है, जो वहां इसके विरुद्ध जो हुई है, उसमें तो वहां के हिंदू लोग शामिल रहे हैं ना भाई। तो डेमोक्रेट इनके विरुद्ध थे ही। तो बहुत सारी बातें हैं उसमें। आप जो इस समय पूछ रहे हैं ना, देखिए अलग से किसी दिन हम चर्चा कर लेंगे कि विश्वव्यापी इस समय हिंदुत्व की पॉलिसी क्या है, कहां कहां उस रूप में बातें हो रही है, हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन क्या है, समस्याएं कहां आई है। अभी तक जिस धर्म के लोग अपने को हिंदू कहने में दुनिया में संकोच कर रहे थे, उनकी एक इन्फिनिटी होती थी, हमको अंधविश्वासी कहा जाता था। वहां की पुस्तकों में, अमेरिकी की पुस्तकों में, ब्रिटेन के पुस्तकों में जो हमको ये इतने देवी देवताओं को लेके आलोचना की जाती थी, बच्चे बच्चियों को ऐसे, चूंकि हम तो अपने धर्म की शिक्षा देते नहीं है, गाय की पूजा कह करके जो है आलोचना होती थी, पेड़ पूजने को लेके वो सब चीजें और बताया जाता था। उसमें धीरे धीरे अगर कोई एक सभ्यता ऐसे उसके खड़ी हो रही है तो इतना आसानी से उसको सपोर्ट थोड़े मिलने वाला है। तो हमारी अपनी रणनीति है, अपने व्यवहार से, अपने विचार से लोगों को बदलना, वहां अपनी भूमिका से। और इतने संगठन काम कर रहा है, आरएसएस काम कर रही है, पहले से जो है गायत्री परिवार के लोग काम, अलग अलग कथावाचक दुनिया में जा रहे हैं, महेश जोगी के लोग पहले काम किए हैं, योग के शिक्षक जा रहे हैं। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया। आप बताओ, ये सामान्य बात थोड़े है। 400-500 मंदिर हो गए, जिसमें कितना करोड़, बता रहे हैं कि 300 या 350 करोड़ रुपए भारत के हिसाब से उसमें खर्च हो रहे हैं। और अब यहाँ के पंडित जी लोग जब जाते हैं, मैं जरा अपने यहाँ की भाषा में बोल रहा हूँ कि अपने यहाँ के आजकल पंडित जी लोग जाते हैं अमेरिका में, तो अब उनको होटल में नहीं ठहरना होता है, वहां मंदिर में ठहरते हैं, वहां से अपनी तस्वीर लगाते हैं कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, सोशल मीडिया पर चलते हैं। तो चीजें कई रूपों में बदलती है। जब हम बदलावों को उस रूप में नहीं समझते हैं और हम जो टर्मिनोलॉजी पुराने हैं, जो पुरानी नीतियां हैं, उनके को देखते हुए विचार करते हैं और ठीक से व्यापक पैमाने पर नहीं आते हैं, तो निष्कर्ष हमेशा वो ऐसे ही रहता है कि भाई थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो भारत सतर्क नहीं रहेगा क्या? सतर्क नहीं है क्या? उत्साहित लोग क्या इसलिए उत्साहित हैं कि भैया सब कुछ अमेरिका हमको सौंप देगा? नहीं नहीं सर, इसलिए नहीं है। इसलिए है कि भारत की पॉलिसी को अब अगर थोड़ी ताकत मिलेगी अमेरिका की ओर से, तो ट्रंप प्रशासन में कम से कम बाइडेन के मुकाबले ज्यादा मिलेगी, ज्यादा सही वेवलेंथ पर बातचीत होगी। और हिंदुओं के लिए समस्याएं वहां थी, आप अगर कभी चर्चा आगे करेंगे, लंबा है, जो अमेरिका में जो घृणा के हमले हैं हिंदुओं के विरुद्ध कितने हुए हैं, वहां तो मतलब हाथ तक तोड़ दिया है किसी को, महिला को चूड़ी पहनने पर, और आप बिंदी लगा के चलते हैं तो धक्का मार के फाड़ दिया है, साड़ी खींच दी गई है, और बहुत सारे वायोलेंस हुए हैं इस शासन काल में, और उसके खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। और अनेक घटनाएं ब्रिटेन में हुई हैं। और ब्रिटेन की जो आप बात करते हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक है, उसको भारत को ही आगे बढ़ाना है। लेकिन भारत के शासन, भारत का संगठन स्वयं ही संकुचित होकर उस बात को छोड़ देता है कि 22 जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव में अगर अयोध्या मुद्दा ही नहीं रहता है और फिर वो सब कुछ बदलने लगता है, और फिर वो खड़ा नहीं हो सकता है।
भाई डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुत्व से क्या मतलब हो सकता है? उस इतना ही मतलब नहीं कि उनको समझाया गया कि भारत भी एक पुरानी सभ्यता का देश है, वो 1915 अगस्त 1947 के बाद वो पैदा हुआ नेशन नहीं है जैसा बता रहे हैं। नेशन स्टेट का हमारा कंसेप्ट उनका अलग है। धीरे धीरे उनके उनके लोगों को थोड़ा बहुत समझा करके यहाँ तक लाया गया है। दुनिया को समझा रहे हैं लोग, जाके आगे भी समझाएंगे और जैसे भी होगा बहुत सारे काम कराने की कोशिश की जाएगी। और बांग्लादेश के बारे में अब हमारी नीतियां जो है, हम भी ठीक से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, जितना संभव होगा लेंगे और कहेंगे, इतना तो उनको कहेंगे कि हम कुछ करेंगे ना तो अमेरिका उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो, थोड़ा बहुत आप हमारी मदद कर दीजिएगा, जैसे अपने यहाँ की भाषा में बोलते हैं। तो वो सब चीजें कराने की कोशिश करेंगे भाई। अब इस समय हमारे लिए तो भाई हम इस मायने में उत्साहित हैं कि हमारे देश जो है दुनिया में उठ के खड़ा हो रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के विजय से हमको तो हमारी थोड़ी ताकत बढ़ेगी। और जहां तक ट्रेड की बात है, हमने पहले ही कहा है कि ये भाषा वो पहले भी बोलते रहे हैं कि भारत जो है इतना ज्यादा टैक्स लेता है और हमारा उनके साथ ट्रेड का लाभ है, लेकिन कोई ट्रेड वार जैसी चीजें होगी वो सब चलती रहती है, उनका अपना इंटरेस्ट है, हमारा अपना है, वो सब करते रहेंगे। ओवरऑल ये अमेरिका से जो ध्वनि निकली है, भारत से जो ध्वनि निकल रही है और दुनिया भर में जो नए सिरे एक राष्ट्रवाद खड़ा हुआ हो रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद को फांसीवाद का पर्याय बना के दिया गया, नेशन स्टेट रखते हुए ये जो खड़े हो गए कि आने वाले समय में नेशनल सोवरेनिटी की जरूरत नहीं रहेगी, स्त्री को पुरुष बना दो, पुरुष को स्त्री बना दो, कोई चाहे तो स्त्री पुरुष दोनों रह जाए। वैसे ही जो है देश में ठीक है मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से क्या हुआ, और बराक ओबामा भाषण दे करके वहां मिस्र में कि आपके साथ आपके खून से हाथ रंगे, क्या क्या भाषण दे करके और पीस प्राइज नोबेल ले आते हैं। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप वो तो नहीं करने वाले हैं। इसलिए हम इस नाते हम उत्साहित हैं कि थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिसी अमेरिका की चेंज होगी, लेकिन वो हमारे अनुकूल होगी। और जहां तक चीन का सवाल है, साउथ चाइना सी पर तो बाइडेन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। क्या कितनी बार बोला है बाइडेन प्रशासन ने? ये तो ऐसा राष्ट्रपति साबित हुआ कि अमेरिका इतिहास में उसका अध्याय शर्म से लिखा जाएगा। अमेरिकी लोगों ने ट्रंप को जो है भ्रष्टाचार करके जो हराया था उस समय, क्योंकि रात में वो जीत रहे थे, सुबह होके हार गए थे, और फिर जो जो हो गया था वो लोगों के मन में है। लेकिन वो इकोसिस्टम इतना मजबूत है। देखिए अमेरिका में जो 2016 के परिणाम थे और जो 2020 में परिणाम आने वाले थे, जो रोक दिए गए नहीं आए, 2024 में उसका कंसोलिडेशन हुआ है। और स्वयं अमेरिका इससे पीछे अब जाने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, अमेरिका बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, पढ़ाई लिखाई बदल रही है। भारत की भूमिका बढ़ने से, यहाँ के हिंदुत्व की भूमिका बढ़ने से, पंडितों पुरोहितों की भूमिका बढ़ने से थोड़ा नए सिरे से सोचने का लोगों को अवसर मिला है कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्र क्या है, विश्व व्यवस्था क्या है। और मोदी जी जो जाते हैं जगह जगह और भारत वंशियों को इकट्ठा करके इतना भाषण देते हैं, और उसमें जो वहां के नेताओं को बुलाते हैं, तो उसका असर नहीं पड़ता है क्या? जब जाके कहते हैं कि हमारा पर्यावरण में कैसे हमारे भारत की क्या सोच है और हम कैसे मानते हैं दुनिया के बारे में, हम कैसे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो मतलब ढूंढते हैं ना लोग जाके गूगल पर कि भाई वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है, हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है। पहले तो भारत ऐसे करता नहीं था ना, तो धीरे धीरे उसका असर हुआ है। चीजें बदलेंगी आगले समय में। क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनके नाम पर दुनिया भर में चलने वाली पॉलिसीज है, पहले से बना हुआ पूरा एक माइंडसेट है, सत्ता प्रतिष्ठान है, थिंक टैंक है, जिनके अरबों रुपए उन सबको छपाने में और वेबसाइट पर लादने में लग चुका है, जो दुनिया को बदलना चाहते हैं। इतना आसान थोड़े है, ट्रंप उनको थोड़े स्वीकार है। हमारे यहाँ राहुल गांधी जी को अगर ऐसे खड़ा करा दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके सामने खड़े, आपको जो मिले वो कर लीजिए, तो क्या करेंगे? जरा कल्पना करिए। उनको कहा जाए कि आपको पूरी आजादी है, आज नरेंद्र मोदी राजनीति से खत्म भी हो सकते हैं, आपको जो मर्जी है इस समय कर लीजिए, तो ठीक है, क्या करेंगे वो? तो वो पॉलिसी से ये आदमी खड़ा हुआ है, ये भी आदमी फाइट किया है। तो हम तो उत्साहित है ना कि फाइट करते हुए वहां बढ़ा है, उत्साहित रहना भी चाहिए। ब्रिटेन के परिणाम से हम लोगों को थोड़ी चिंता हुई थी भाई, भारत थोड़ा चिंतित था ही, हालांकि उनकी पॉलिसी बहुत नहीं बदली, लेकिन फिर भी चिंता थी। कम से कम वहां से हम लोग ये आए हैं। तो इसको मैं, प्रदीप जी एक सीनियर जर्नलिस्ट से, उत्साह बनाए रखिए, भारत के लोगों का भी उत्साह बने रहे कि हम अपने राष्ट्र को लेके उसी प्रकार से खड़े होंगे कि भारत भूमिका निभाते हुए अभी तक जो ये तनाव है, लड़ाई है,
कोल्ड वार के बने हुए वो जो घास भूसा कंकड़ पत्थर है उसको साफ करने की जरूरत है। जो दुनिया में पर्यावरण को लेके, नेशनलिज्म को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, फंडामेंटलिज्म को लेके, रिलीजन को लेके जो पूरा एकदम पूरा नाश कर दिया गया है भारत के इकोसिस्टम के, भारतीय इकोसिस्टम के विरुद्ध था, उसकी साफ सफाई में वक्त लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से कुछ तो हम कर सकते हैं। चलिए सर, जाते जाते लंबा विवरण रहा है, जाते जाते छोटा सा एक टिप्पणी चाहूंगा। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भारत बहुत चतुर देश है क्योंकि वो बहुत टैरिफ हम पर लगाता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, पक्के मित्र हैं। हाउडी मोदी भी हमने देखा और यहाँ पर उनका जो स्वागत हुआ वो भी देखा, और दिवाली को जो उन्होंने पत्र लिखा था उसमें भी उन्होंने एक जिक्र ये किया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और एक चीज ये विदेश नीति में मानी जाती है कि भले ही देश अपनी विदेश नीति ना बदल दें, लेकिन अगर व्यक्तिगत संबंध आपके अच्छे हैं तो कुछ आसानी तो रहती है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बहुत टफ बार्गेनर कहा था, तो उसका फायदा भारत के पक्ष में वो ज्यादा बेहतर तरीके से ले पाएंगे? तो ये प्रश्न आप दोनों लोगों से है। पहले प्रदीप जी बोल लेना, मैं लंबा बोल देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए अवधेश जी। देखो ऐसा है, तो ठीक है, मैं ऐसा है कि उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी जी सामने होते हैं तो फादर की तरह जब कोई सुझाव देते हैं तो हमको लगता है कि कोई फादर फिगर खड़ा है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये कोई सामान्य बयान नहीं है, और उस प्रकार के डिप्लोमेसी वाला वो आदमी नहीं है कि जो बहुत एकदम से सोच रहे हो कि उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो एक जिसको कहते हैं कि एक सोच में कई स्तरों पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भी बुद्धिमत्ता है, भारत और अमेरिका की सोच एक नहीं हो सकती है। एक आरएसएस से निकले हुए नेता, बीजेपी की नेता की, वहां के रिपब्लिकन लीडर की, एक बिजनेसमैन के लीडर्स के, वो की सोच एक नहीं हो सकती है। लेकिन कन्वर्जेंस कैसे हो सकता है, किस टर्मिनोलॉजी भाषा में उनको समझा सकते हैं, कैसे उनके माइंड को थोड़ा बहुत अनुकूल बना सकते हैं, उस हिसाब से जब हम भारतीय बात करते हैं। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पंचायती थी, मैं गांव का पैदा लिया ना, हम लोग बीच का पंचायती करते थे, जिसको कंसिलिएशन आजकल कहते हैं। तो हम लोगों को समझाने बुझाने आता था कि कैसे किसी को समझाएं, बुझाएं, मनाएं, नाराज भी है तो उसको मनाएं। तो मोदी जी संगठन के आदमी रहे हैं तो थोड़ा तो गुण है उनके अंदर, तो उन्होंने कुछ है, तभी तो इस प्रकार की भाषा आई है। किसी भी स्थिति में कोई भी देश अपने उसके निकटवर्ती, दूरवर्ती राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल जाके किसी देश के साथ खड़ा नहीं होता। वो भी तभी खड़ा होता है, तात्कालिक रूप से लगेगा कि इसके नेशनल इंटरेस्ट के प्रतिकूल कैसे खड़ा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म उसको लगता है कि इससे हमको लाभ होगा, तभी वो तैयार होता है। तो आपकी भूमिका यह है कि उनको हम समझा सके कि यहाँ लॉन्ग टर्म में आपका क्या लाभ है, और फिर उसके अनुरूप जो है कोशिश करें। तो ये कन्वर्जेंस की बात होती है, और निश्चित रूप से दो नेताओं के बीच संवाद अच्छे होते हैं तो उसका असर होता है, और वो असर आगे भी दिखेगा। टैक्स वगैरह और बाकी चीजें बातचीत चलते, स्वयं अमेरिका के अंदर अभी ट्रंप को बहुत संघर्ष करना है, बहुत संघर्ष करना है। जो अमेरिका की मीडिया दुनिया भर को प्रभावित करती रही है, जिन लोगों ने उनके अकाउंट तक को खत्म करा दिया होगा, वो सोशल मीडिया इतना पावरफुल वहां है। आज मैं जगह डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसा में कुछ डाला, 3-4 बार मुझे पोस्ट करना पड़ा, तो हालांकि कोई और कारण रहा होगा, मुझे लगा फिर तो कुछ नहीं शुरू हो रहा है, क्योंकि लंबे समय तो आजकल फेसबुक वगैरह पर, हिंदुत्व वगैरह पर कुछ लिखिए, हम लोगों का रीच हमारा ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको सोशल में 10,000 के आसपास हमारा फॉलोअर है और 5,000 फ्रेंड है। लेकिन पहले अब जो लाइक वगैरह आता है तो 40-50 से ऊपर जाता ही नहीं है। कुछ खाने पीने का हंसी मजाक कर दूं तो चला जाता है। तो इस ढंग से जो छान दिया था एक भारत के राष्ट्रवादी लोगों को चुन चुन करके फेसबुक में, जिस ढंग से किया गया, बड़े लोगों को नहीं किया है, लेकिन जो मिडिल लेवल के हम लोगों जैसे लोग हैं उनको चिन्हित करके कर दिया था, वो सब तो बदलेगा ना थोड़ा। इसलिए हम लोग कई कारणों से उत्साहित है, व्यापक कारण है, लेकिन वो उत्साह जो है आधारहीन नहीं है। उस उत्साह में व्यावहारिकता का पूट है, प्रैग्मेटिज्म है। ये जो हमारा इंथुजियाज्म है एकदम प्रैग्मेटिज्म से है कि हम जो क्या क्या चाहते हैं उसके अनुरूप हमको उनसे क्या लाभ मिलेगा। और हिंदुओं के लिए तो मैं मानता हूं कि ये कम से कम डेमोक्रेट से तो ये 100 टाइम्स से बेटर होंगे। बिल्कुल। प्रदीप जी, देखिए, जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का प्रश्न है, तो एक बात तो उनके पक्ष में ये जाती है,
वैसे तो चुनौतियां उनके लिए भी कोई कम नहीं है, चाहे वो अपने घर के भीतर हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन उनके पास एक अनुभव है पूरे टर्म के राष्ट्रपति पद का निर्वहन करने का, और उससे भी बड़ा जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हुआ, उनको जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर करने के लिए, उससे वंचित करने के लिए जिस प्रकार के कुत्सित प्रयास हुए, उनके पास भी अच्छे खट्टे मीठे अनुभव हैं उनके पार पाने की जो उनके सामने चुनौतियां हैं। तो एक तो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है जिसने उनके लिए सारी विपरीत परिस्थितियां पैदा की, अड़चनें पैदा की, और दूसरा उसी के द्वारा पोषित जो वोकिज्म है वो बहुत बड़ी चुनौती है। तो उनको एक होस्टाइल एटमॉस्फेयर मिलेगा, ऐसा लोगों का अंदेशा है। हो सकता है उनके राष्ट्रपति पद पे सुशोभित होने के बाद वो शक्तियां थोड़ी कमजोर पड़े, पर हथियार डाल देंगी आसानी से, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्हीं शक्तियों के कुछ जो सैटेलाइट हैं वो हमारे देश में भी मौजूद हैं। वो उतने शक्तिशाली नहीं, लेकिन उतने धूर्त अवश्य हैं। तो वो चुनौती कुछ हद तक प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहले से थी। अब मुझे लगता है कि दोनों में ये एक कॉमन फैक्टर है ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। दूसरी बात ये है कि जहां तक दोनों देशों के परस्पर संबंधों का प्रश्न है, तो इसमें तो कोई रहस्य की बात ही नहीं है। ट्रंप अपने देश के हितों के लिए कार्य करेंगे, मोदी अपने देश के हितों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन जब परस्पर संबंधों में सौहार्द होता है, जब दोनों के परस्पर संबंधों में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है, तो समस्याओं का हल खोजने में आसानी रहती है। और जहां तक विश्व शांति का प्रश्न है, मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अगर यूक्रेन का युद्ध समाप्त होता है तो जो सप्लाई लाइन्स हैं वो सारे देशों के लिए वो खुल जाएंगी, और ईंधन से जुड़ी हुई जो समस्या, जो सबसे बड़ा साधन है उन्नति करने के लिए, उसके लिए उस क्षेत्र में जो है वो काफी आसानी होगी लोगों के लिए, सरलता आएगी ऑयल का जो ट्रेड है उसके अंदर। अब जहां तक प्रश्न है इसके अलावा जो चीन से जुड़े संबंध हैं, जो मिडल ईस्ट की बात है, वहां कितना हेडवे मिलता है वो देखने की बात है कि इजराइल को वो कहां तक प्रभावित कर पाते हैं, उसकी नीतियों को, मिडल ईस्ट में शांति स्थापित हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन और ईरान है, वो भी एक ट्रबल स्पॉट है। तो चुनौतियां बहुत हैं, 4 वर्ष का समय कम है, पर राजनेताओं के लिए यही सब होता है। देश चलाना आसान बात नहीं, बहुत जटिल काम है। तो ऐसा लगता है कि जितना व्यापक समर्थन राष्ट्रपति ट्रंप को मिला है उसका अंदेशा लोगों को नहीं था, क्योंकि एक इस प्रकार की भ्रांति फैला दी गई थी, एक इस प्रकार का वातावरण बनाया गया था जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, कि जैसे पता नहीं अनिश्चितता है, देश ट्रंप के साथ नहीं है, कमला हैरिस के साथ है। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि जन समर्थन किस हद तक राष्ट्रपति ट्रंप के साथ था, और वो जो प्रयास किए गए उनका रास्ता रोकने के लिए, बाधित करने के लिए, वो प्रयास विफल हुए हैं। तो इसको लेकर के मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमारे लिए तो इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसके अलावा तो एक ही स्थिति संभव थी कि कमला हैरिस जीत जाती। तो इसमें तो कोई भेद की भी बात नहीं, रहस्य की भी बात नहीं है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का आना हमारे लिए स्वागत योग्य है, लेकिन चुनौतियां हमारे लिए भी हैं और उनके लिए भी हैं। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो परिणाम है वो काफी ज्यादा सहायक होगा सुलझाने तो के लिए। जी, कुल मिलाकर ट्रंप तो अपने देश के लिए काम। सबरान, जी ट्रंप जी ने जो सर। कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, हिंदी में, तो इस बार अब की बार ट्रंप सरकार हो गया। हो गया, बिल्कुल हो गया। ट्रंप अपने देश के लिए काम करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों दोनों के अपने हितों के बीच बहुत कुछ साझा भी है। और इस पूरे विमर्श का अगर वो आपके शब्दों में कहें नवनीत निकालें, तो जो उत्साह है वो आधारहीन नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा आधार है। और वो आपने इस चर्चा में बहुत अच्छे से दोनों वरिष्ठ जनों ने समझाया।
इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद टीएफआई के दर्शकों की तरफ से, और आगे भी आपका सानिध्य और ऐसे ही आपका जो ज्ञान दर्शन है वो हम सबको प्राप्त होता रहेगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।